हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी चल रही है, इसका आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं आर्ट से रिलेटेड। और जैसे भी आपने अपने सीटेट के एग्ज़ाम के लिए ज्योग्राफी का अगर सिलेबस देखा है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपकी क्लास 7th की ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। और जो जो चैप्टर्स हमने अब तक करे हैं उसमें भी मैंने आपको हर चैप्टर में बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से भी जुलाई में भी पूछा गया है, और उससे लास्ट जनवरी वाले क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने मेरी 5 डेज़ वाली सीरीज़ देखी है वो क्वेश्चन पेपर्स की, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि किस किस टॉपिक से आपके रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही ये एक इसमें टॉपिक आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एयर। इससे हमेशा दो दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब यही है कि ये आपका एक तो बेस स्ट्रॉन्ग करेगा दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप अभी ये एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं इनको कंप्लीट कर लेते हैं और हैंड टू हैंड अपने नोट्स भी बना लेते हैं, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको पूरे पूरे चैप्टर्स रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाइम टू टाइम अपने नोट्स भी रिवाइज़ करते रहेंगे तो भी आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। दूसरा एक चीज़ और कि इस बार मैं आपको पेडागोजी की थ्योरी भी कराऊंगी। ठीक है, पेडागोजी की थ्योरी, उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस भी करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे, और जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में उनको भी हम रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एयर। और एक चीज़ और है, मैं इस चैनल पे आपको एसएसटी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ, सीटेट के एग्ज़ाम की। और अगर यूपी टेट का आपका कमिंग एग्ज़ाम आने वाला है उसका भी एसएसटी का पूरा पोर्शन मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊँगी। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि अर्थ इज सराउंडेड बाय आ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है वो चारों तरफ से एयर से घिरी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर। जितने भी यहाँ पर लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो आपके प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, जो भी कुछ है वो किस पर डिपेंड है जीने के लिए, एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड है। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रेथ। और ये हमें क्या प्रोवाइड कराती है, ये हमें एयर प्रोवाइड करती है जिससे हम ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। और ये हमें प्रोटेक्ट भी करती है सन की जितनी भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं सन रेज से, उनसे भी ये हमें बचाती है एटमॉस्फेयर। विदाउट दिस, इसके बिना, ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे। मतलब अगर हम ये नहीं करते हैं तो जो सन की जितनी तेज हीट है ना उसमें हम बेक हो सकते हैं। जैसे आपने देखा ना, केक बेक हो जाता है, बिस्किट बेक हो जाते हैं, तो इस तरीके से हम बेक हो सकते हैं सन की, इतनी ज़्यादा हीट होती है। एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट, और रात में हम जम सकते हैं क्योंकि कोई बैलेंस ही नहीं बचेगा। और जो ये बैलेंस है ये किस वजह से है, ये एटमॉस्फेयर की वजह से है। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेलेबल। मतलब ये क्या होता है, ये इस तरीके का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है ये जीने के लिए आपके अनुकूल है। मतलब अर्थ को अनुकूल बनाता है इस तरीके से कि यहाँ पर आप जी सकते हो। अब यहाँ पर सब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि क्या इसमें क्वेश्चन आता है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि सबसे ज़्यादा गैस अमाउंट में पाई जाने वाली कौन सी है, नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पे कौन सी गैस है जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो होती है आपकी ऑक्सीजन। ये दो ही क्वेश्चन है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। जो हम सांस लेने के लिए एयर लेते हैं वो बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक्स अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब इस वातावरण में सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली गैसेज हैं वो आपकी नाइट्रोजन हो गई और ऑक्सीजन हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, एल्ड्रॉन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। मतलब जो बाकी की जो अदर गैसेज हो गई ये बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज इन टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। और इस गैसेज से अलग बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में मिलते हैं। द पाई चार्ट गिव यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। मतलब ये जो आपका पाई चार्ट है ये आपको बहुत अच्छे से बता रहा है कि नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है और अदर गैसेस कितने परसेंट में है। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट plentiful gas in the air when
वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। जब हम सांस लेते हैं हम कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन भी लेते हैं और उसको हम एक्सहेल, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तब वो बाहर भी होती है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स फॉर सम प्लांट, जो कि बैक्टीरिया होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में या कुछ प्लांट्स की रूट्स में, टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। वो एयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको चेंज करते हैं सो दैट प्लांट कैन यूज़ इट, कि जो प्लांट है वो उसको आगे यूज़ कर सके। ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। और जो ऑक्सीजन है वो सेकेंड नंबर की गैस आ जाती है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ह्यूमन्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं एंड दे ब्रीथ, और वो सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन बनाते हैं, ये एक प्रोसेस होता है। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। और इस तरीके से जो ऑक्सीजन का कंटेंट होता है वो एयर में वो कांस्टेंट बना रहता है। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। अगर हम पेड़ पौधों को काट देते हैं या बड़े बड़े पेड़ों को काट देते हैं तो ये जो बैलेंस है जो बना हुआ है एयर का, वो क्या होता है? वो डिस्टर्ब हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। जिस तरीके से नाइट्रोजन और जिस तरीके से ऑक्सीजन आपकी इम्पॉर्टेंट गैस है, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी इम्पॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करते हैं। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और जितने भी ह्यूमन्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाई ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाई द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। मतलब जितने भी ह्यूमन्स और एनिमल्स हो गए वो इक्वल अमाउंट में ये चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग द फ्यूल। और ये जो बैलेंस है किस वजह से अपसेट हो रहा है? कि जो आप जितने भी फ्यूल को जलाते हैं, या कोयला हो गया या ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें जो बर्न अप होती हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो रहा है। दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। और ये क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब हर साल बिलियंस अमाउंट में, टन के अमाउंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड को बना रहा है, ऐड कर रहा है। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है? द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टेड द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। तो ये जितना ज़्यादा अमाउंट में बढ़ के ये उसके अफेक्ट कर रहा है, उससे क्या हो रहा है? जो अर्थ का वेदर हो गया, जो क्लाइमेट हो गया, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है, क्योंकि किसी भी लाइन से आपका क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि ये अब मैंने आपको बता दिया, आप लास्ट ईयर के अगर आपने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिला होगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं। डू यू नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाई ट्रैपिंग द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ। मतलब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में तो वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है, जो कि हीट के रेडिएटर, जो अर्थ का हीट रेडिएटर होता है, उसको ट्रैप करती है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। इसको क्या हम बोलते हैं? इसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। एंड विदाउट इस, इसके बिना द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो अर्थ हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, जो कि आपके रहने के लिए फिर वो नहीं हो पाएगी। हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज, जैसे कि आपको पता है कि जब इसका लेवल जो होता है एटमॉस्फेयर का बढ़ता है फैक्ट्री स्मोक की वजह से, या कार कि जितने भी ये पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से, द हीट रिटेन्स इंक्रीजेज। जो हीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। आपने सुना होगा ना कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही, ग्लोबल वार्मिंग हो रही। तो क्या है वो ग्लोबल वार्मिंग? वो यही है कि ये जो फ्यूल की वजह से, या ये जितना भी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? उसका जो आपका अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा दे रहा है। आपने नोटिस भी किया होगा कि आज की डेट में गर्मी कितनी होने लगी है। मतलब 50+ आपका टेम्परेचर जा रहा है। कैन यू इमेजिन? तो सोचो कि कितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग इस टाइम पे हो रही है। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट्स इन द वर्ल्ड टू मेल्ट। और ये उस जगह इस वजह से भी होता है कि जो
कोल्डेस्ट पार्ट होता है अर्थ का, जहाँ पर स्नो है वो मेल्ट हो रही है। एज अ रिज़ल्ट वहाँ क्या होता है, इतनी गर्मी की वजह से, जैसे कि ये जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, जो सी का जब पिघलेगी पानी बढ़ेगा तो जो सी का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। तो जब सी का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होता है, जितने भी निचले एरिया हैं उन सब में बाढ़ आ जाती है। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। जो कि लंबे समय का अगर हम देखते हैं तो वो, अब देखो गर्मी इतनी बढ़ रही है, बर्फ़ पिघल रही है, जो सी का लेवल है वो बढ़ रहा है पानी का, हर जगह आपका बाढ़ आ जाती है। तो ये क्या है, ये एक बैलेंस बिगड़ गया है, जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देख लेते हैं, व्हेन एयर इज़ हीटेड, जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है हवा, इट एक्सपेंड्स बिकम लाइटर एंड गोज अप। और ये क्या होती है, ये हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। और जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है, दैट इज़ वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन। वो क्या होती है, वो नीचे रहती है। व्हेन हॉट एयर राइज, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रश देयर टू फिल इन द गैप, दैट इज़ हाउ द एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस। इस तरीके से क्या होता है, एयर का सर्कुलेशन होता है। जैसे कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और ऊपर रहती है, जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है और नीचे रहती है। तो क्या होता है, एक तरीके से आपका सर्कुलर मोशन में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और ऐसा नहीं है कि इसकी सिर्फ एक लेयर से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका है, पहला आपको इन लेयर्स को सीक्वेंस में लगाना है, एक तरीके का क्वेश्चन ही हो गया। दूसरी तरीके का क्वेश्चन हो गया कि इस लेयर के बारे में कोई ऐसा पूछेगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्लाइंग एरोप्लेन्स के लिए कौन सी लेयर है जो कंडीशन उसके लिए सही बैठती है, तो वो हो गई आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अलग अलग इससे इंडिविजुअल से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। लेकिन बट यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं गया जहाँ में इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो। आर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। कितनी लेयर्स में हमारा एटमॉस्फेयर डिवाइड है, 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, जो कि अर्थ के सर्फेस से स्टार्ट हो जाता है। देयर आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब यहाँ पर हम अलग अलग लेयर के बारे में समझेंगे। जैसे कि हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स जो आप बना रहे हैं उनमें, जैसे कि आपने ट्रोपोस्फेयर लिख दिया, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में आप वो लिख सकते हैं। जैसे कि ट्रोपोस्फेयर हो गया, दिस लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है। इट्स एवरेज हाइट जो इसकी होती है वो 13 किलोमीटर होती है। द एयर वी ब्रेथ एक्सिस्ट हेयर, जो हम हवा में सांस लेते हैं वो यहीं से होती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हिल स्टॉर्म अक्योर्स इन दिस लेयर। मतलब जितने भी रेन होती है या जितने भी फॉग होते हैं, ये वेदर से रिलेटेड जितने भी चेंजेस होते हैं, ये सब किस में होते हैं, आपके ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। नेक्स्ट आपकी जो लेयर आ जाती है वो आ जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होती है, अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब ये आपकी ट्रोपोस्फेयर से जो ऊपर वाली लेयर होती है ये होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें क्या होती है, ये क्या होती है, ये दिस लेयर, इसकी जो हाइट होती है वो होती है 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे कोई क्लाउड वगैरह नहीं होता है। और मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और एरोप्लेन को फ्लाइंग के लिए मतलब ये सबसे ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पर उसको मिलता है। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज़ दैट इट कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। और यहाँ पर क्या है, ये ओजोन गैस की भी लेयर होती है जो कि मतलब प्रोटेक्ट करती है हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सन रेज। हार्मफुल जितने भी सन रेज के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे ये हमें बचाती है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि एरोप्लेन फ्लाइंग के लिए कौन सी ज़्यादा कंडीशन कौन से वाली लेयर में बेस्ट होती है, और ओजोन लेयर हमें किस वे में प्रोटेक्ट करती है, तो वो कौन सी लेयर होती है जहाँ पर हमें ओजोन प्रोटेक्ट करती है। तो दो क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाते हैं। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर हो गया आपका यहाँ पर, दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर होती है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। और ये क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर वाली होती है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ये कितनी हाइट होती है इसकी, 80 किलोमीटर्स होती है। और जितने भी मेटेरॉइड्स होते हैं, बर्न अप जल के जितने भी मेटेरॉइड्स आते हैं वो मतलब इस लेयर में दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम दिस स्पेस। स्पेस से आप इस लेयर में जाते हैं और जितने भी मेटेरॉइड्स आते हैं वो यहीं पर आकर बर्न अप हो जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट आपकी जो लेयर आती है वो आपकी आती है
थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर जो आपकी लेयर हो गई, इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली। इसमें क्या होता है, इसकी जो हाइट होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत जल्दी से इसका बढ़ जाता है। लोनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, ये लोनोस्फेयर इसका पार्ट है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 टू 400 किलोमीटर्स, और ये क्या होता है 80 से लेके 400 किलोमीटर होती है। अगर यहाँ से देखा जाए, ये है आपकी मीसोस्फेयर और ये हो गया आपकी थर्मोस्फेयर, तो ये कितना है, ये मोनोपोज इसका यहाँ पर एक और लेयर आ जाती है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, ये लेयर किस में हेल्प करती है, रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी लेयर है जो आपकी रेडियो ट्रांसमिशन में आपको हेल्प करती है, वो होती है आपकी थर्मोस्फेयर। ठीक है, इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ विद दिस लेयर। मतलब इस लेयर से क्या होता है कि जो रेस जाती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं वापस से अर्थ पे इस लेयर में। ठीक है, आपकी लास्ट आ जाती है एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो आपकी होती है एक्सोस्फेयर। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, यहाँ पर बहुत हल्की सी पतली सी हवा होती है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, यहाँ पर फ्लोट करती हैं इस स्पेस में। ठीक है, तो ये आपकी हो गई एक्सोस्फेयर। ठीक है, आपको लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है मैंने यहाँ पर। आप इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अब आ जाता है आपका वेदर एंड क्लाइमेट। इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे, विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे, हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एक्सियस क्रिकेट फैंस स्पेक्टुलेटिंग द फैक्ट्स ऑफ वन डे मैच। जब भी वन डे मैच होता है तो हम हमेशा ये सुनते हैं क्या आज बारिश होने वाली है, क्या आज सनी ब्राइट होगा। बहुत बार हमने ये सुना है। इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी ही टू बी आर रेडियो ऑन दिस माइंड इट्स स्पीकर। अगर आप लगता है कि हम इमेजिन करें कि हमारा जो बॉडी है वो रेडियो है, जो इसका माइंड है वो इसका स्पीकर है। वेदर इज़ समथिंग दैट filled with its control knobs, whether is it is टू डे कंडीशन ऑन द एटमॉस्फेयर। ये क्या होता है, जो वेदर होता है वो हर दिन के हिसाब से, हर घंटे के हिसाब से होता है। आ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक आ इरिटेबल, मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, बहुत चिपचिपा होता है, तो वो क्या होता है, बहुत इरिटेटिंग वाला होता है। आ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक अस चेयरफुल एंड इवन प्लान टू एन आउटिंग। और जब वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, चेयरफुल वाला होता है, तो हम क्या आउटिंग भी कभी कभी प्लान कर लेते हैं। जैसे बहुत हल्की हल्की हवा चल रही है, क्लाउडी वेदर होता है, हम सोचते हैं चलो बहुत अच्छा वेदर है, बाहर घूम के आते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। ये क्या होता है, ये डे टू डे चेंज होता रहता है। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन टू प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो ये क्या होता है, जितना भी आपका एवरेज वेदर कंडीशन जो होती है एक लंबे पीरियड के टाइम में रिप्रेजेंट करती है क्लाइमेट को ऑफ अ एक प्लेस पर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे कि वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। आप समझ गए होंगे कि डेली क्या फोरकास्ट क्यों होता है। वो इसीलिए होता है, वो डेली की वेदर कंडीशन बनाता है कि आज वेदर कैसा होगा और कल वेदर कैसा था। डू यू नो, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव्स ओनली वन इन पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी। मतलब सन की एनर्जी इतनी है और अर्थ उसका सिर्फ 1% ही ले पाती है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं टेम्परेचर की। आप टेम्परेचर किस चीज़ से मेज़र करते हैं। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भूकंप को जब आप अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं तो वो कौन सी मशीन होती है, और ऐसे ही यहाँ पर जब आप टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो वो होता है थर्मामीटर। मेज़र टू टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो टेम्परेचर आप डेली फील करते हैं वो क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। मतलब जो डिग्री होती है कोल्डनेस की और हॉटनेस की, वो क्या होता है, वो आपका टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट। ऐसा नहीं है कि डे और नाइट में ही वो बीच में चेंज होता है, लेकिन सीज़न टू सीज़न भी वो आपका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जैसे कि समर्स में बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, विंटर्स में आपका कोल्ड हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया। बोरोमीटर जो आपका होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए होता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इन इंटरप्टेड बाय द अर्थ। मतलब जो ये आपका इंसोलेशन होता है ये सोलर एनर्जी होती है अर्थ के लिए। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर
टुवर्ड्स द पोल। और ये क्या होता है, इसका जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है जब ये इक्वेटर और पोल्स की तरफ जाती है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, और इसी तरीके से सेम तरीके से ही टेम्परेचर डिक्रीज भी होता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। अब आप समझ गए होंगे कि जो आपके अर्थ के पोल्स हैं वो स्नो से क्यों कवर्ड रहते हैं। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स एंड ग्रो। मतलब ये क्या होता है, ये फिर क्या होगा, जितनी भी आपकी फसल होगी उसके लिए काफ़ी मतलब वार्म हो जाएगा। टेम्परेचर इन सिटीज़, जो टेम्परेचर सिटीज़ का टेम्परेचर है वो मच हायर देन दैट ऑफ विलेज, जो विलेज के टेम्परेचर से सिटी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। द कंक्रीट एंड मेंटर्स इन बिल्डिंग्स एंड द एस्फलेट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। और ये क्या हो गया, ये और भी बहुत सारी चीज़ें पूरे दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और ये क्या होगी, ये नाइट में भी ये हीट रिलीज होगी। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज़ ट्रैप टू वार्म एयर एंड दस राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। और ये जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं इनका हवा से और भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये क्या होगा, सिटी, फिर जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर सिटी का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। इट वॉज इन्वेंटेड बाई एंडोर्स सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री एंड बॉइल्ड एट 100 डिग्री। तो ये भी है, आपसे ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट थॉट्स में ये आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एयर प्रेशर की। एयर प्रेशर क्या होता है, ऑन द मून देयर इज़ नो एयर, मून पर कोई हवा नहीं होती है, एंड हेंस नो एयर प्रेशर, कोई एयर प्रेशर भी नहीं होता है। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिंग स्पेस शूट फिल्ड विद एयर। जो जितने भी आपके एस्ट्रोनॉट्स आपने देखे होंगे वो क्या होते हैं, वो एक वो पहने हुए होते हैं, एक स्पेशल प्रोटेक्शन स्पेस सूट होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हवा होती है, उसके बाद ही वो मून पर जाते हैं। इफ़ दे डिड नॉट वियर दी स्पेस सूट, अगर वो ये स्पेस सूट नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाई द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स वुड मेक द ब्लड वेसल्स बस्ट। तो अगर वो ये एयर नहीं होगी तो जितना ज़्यादा भी प्रेशर होगा वो क्या होगा, उनकी जितनी भी ब्लड वेसल्स है वो बस्ट हो सकती है, मतलब फट सकती है। द एस्ट्रोनॉट्स वुड ब्लीड, और जो मतलब वो उनमें खून ही खून हो जाएगा, इतनी ज़्यादा अगर एयर वहाँ पर नहीं है और अगर वो ये वाला जो सूट है वो पहनकर नहीं जाते हैं तो। ठीक है, अब एयर प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो, आप ये जानकर सरप्राइज हो जाएंगे दैट एयर अबव आर us presses us with a great force on our bodies, however we don't even feel it। हम क्या करते हैं, हम इसे फील नहीं कर पाते। this is because the air pressure us from all directions our body exert a counter pressure। मतलब हर तरफ से हम एयर, हमारी बॉडी उसमें आती है, एयर के कांटेक्ट में आती है, और क्या होती है, एक बैलेंस टाइप इसमें बना होता है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अब कहते हैं ना कि भाई यहाँ पर तो आप आपका वेट इतना है, लेकिन आप मून पर जाते हैं तो वहाँ एयर नहीं है, वहाँ आपका वेट बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। तो इस तरीके से जो होता है वो यही होता है, वेट ऑफ द एयर की वजह से होता है। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फेल्स रैपिडली। मतलब जब हम अलग अलग लेयर्स में जाते हैं एटमॉस्फेयर की, तो वो जो प्रेशर होता है वो बहुत जल्दी फील होता है। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल, जो सबसे ज़्यादा जो होता है एयर प्रेशर वो सी लेवल पे होता है। डिक्रीजेज विद हाइट, जो कि हाइट से डिक्रीज हो जाता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाई टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। मतलब जो जगह है वहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर के द्वारा। द इन एरियाज़ वेयर टेम्परेचर इज़ हाई, ऐसे जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, द एयर गेट्स हीटेड एंड रेज। तो वहाँ पर जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और हल्की होती है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। वो कौन सा एरिया हो जाता है, वो लो प्रेशर एरिया होता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड। अब हमने लास्ट देखा भी था कि अगर हवा गर्म है तो वो क्या होगी, वो हल्की होगी, और हवा भारी है तो वो क्या होगी, वो मतलब नीचे की तरफ होती हैं। तो यहीं पर ये चीज़ है। इट इज़ देयरफॉर हैवी हैवी एयर सिंक्स क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एयर। जो हैवी होती है वो कोल्ड जो होती है वो हाई प्रेशर क्रिएट करती है। हाई प्रेशर एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज। ठीक है, द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं विंड के बारे में। अ विंड इज़ नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इज़ ब्लोज। जो हवा बहती है उसको ही तो आप विंड कहते हैं। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम
द वेस्ट इज़ कॉल्ड वेस्टर्ली। अगर वेस्ट से जो हवा बहती है उसको हम वेस्टर्ली बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज़ कॉल्ड विंड। जो कि एयर का मूवमेंट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको विंड बोलते हैं, हवा बोलते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स राउंड द पेवमेंट और अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग द स्टॉर्म। मतलब आपने देखा होगा कि जो पत्तियाँ होती हैं हवा उड़ा के उनको ले जाती है, और जो कभी कभी इतनी तेज़ भी वो हवा होती है, स्ट्रोम इतना तेज़ आता है कि वो जो बड़े बड़े ट्रीज होती है वो तक उखड़ जाते हैं। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। मतलब जब वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल वे में अगर हवा बह रही है तो आपको उसकी स्मोकिंग भी, स्मोक का भी, और फाइन डस्ट जो होती है वो भी आपको फील होती है। एट टाइम्स विंड कैन सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। और जब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो बहुत मुश्किल होता है उसके अगेंस्ट में चलना। कभी आपने ये चीज़ फील भी करी होगी। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन आ विंडी डे। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश आ रही होती है, हवा बहुत तेज़ चल रही होती है, आप तो आपका अम्ब्रेला टिकता ही नहीं है, वो पलट जाता है। थिंग्स ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू। आप और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सोच सकते हैं। विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स की विंड्स होती हैं। ये हो गई आपकी परमानेंट विंड, दूसरा हो गई आपकी सीजनल विंड, और तीसरी आपकी हो जाती है लोकल विंड। अगर आप परमानेंट विंड की बात करते हैं, द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड्स। मतलब जो पूरब से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ, वो कौन सी होती हैं, वो परमानेंट विंड होती हैं। दे ब्लोज कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और ये इसी डायरेक्शन में पूरे साल घूमती रहती हैं। अब सीजनल विंड कौन सी होती हैं, दीज विंड चेंजेस देयर डायरेक्शंस इन डिफरेंट सीजन। ये क्या होती हैं, ये डिफरेंट सीजन्स में अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर लेती हैं। जैसे कि इंडिया में मानसून का सीज़न आया तो उस वजह से हवा आपकी चेंज हो जाती है। अब लोकल विंड्स क्या होती है, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और अ ईयर इन अ स्मॉल एरिया। मतलब लोकल विंड क्या होती हैं, किसी एक दिन में या ईयर में भी किसी स्मॉल एरिया में ये चलती हैं। जैसे कि एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड इन नॉर्थन प्लांट्स ऑन इंडिया, इट इज़ कॉल्ड लू। जो लू चलती है, वो कहते हैं ना जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो लू चल रही है, इस टाइम पे बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो वो कौन सी होती है, वो आपकी लोकल विंड होती है। अब ये साइक्लोन के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें यहाँ पर एक जो आपका उड़ीसा में ईस्टर्न सी कोस्ट इंडिया में एक साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में 19 अक्टूबर 1999 में, उसमें ये आपकी सारी चीज़ें बताई हुई कि किस तरीके से हैवी विंड थी और जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, आता है आपका साइक्लोनिक रेनफॉल मॉइस्चर। व्हेन वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। मतलब आपका जब वाटर बॉडीज़ अलग अलग होती हैं तो जब वो कहते हैं ना कि मॉइस्चर सोख लेता है तो वो क्या होता है, एक वेपर फॉर्म में हो जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नॉन द ह्यूमिडिटी। जो एयर में जो मॉइस्चर होता है वो क्या होती है, वो ह्यूमिडिटी होती है। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट आ ह्यूमिड डे। जब एयर में मतलब फुल ऑफ वाटर होता है वेपर से, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप ह्यूमिड डे बोलते हैं। एज द एयर गेट्स फॉर्मर, जब जैसे कि हवा गर्म होनी शुरू होती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज एंड सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड। जैसे कि एयर में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी से भी ज़्यादा वाटर बढ़ता रहता है तो वो और भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपरेट ईजिली। तो जो हमारी बॉडी में हो गया या कपड़े हो गए वो बहुत ईजिली इवेपरेट नहीं होते हैं। मेकिंग अस फील अस वेरी अनकम्फर्टेबल। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। व्हेन द वाटर वेपर राइज, जब ये ऊपर की तरफ जाता है, इट स्टार्ट कूलिंग, ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। द वाटर वेपर condenses causing formation or droplet of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in the air, then they come down and precipitation. आप जैसे कि यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये हो गई आपकी साइक्लोनिक रेल फॉर्म, ये हो गई वार्म एयर जिस तरीके से आती है वो क्लाउड फॉर्म में हो जाती है, ये हो गई आपकी कोल्ड एयर, और उसके बाद क्या होती है, आपकी रेन स्टार्ट हो जाती है। ये यहाँ पर क्या आपने हो गया रिलीफ ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये किस तरीके से होती है, यहाँ से आपका मॉइस्ट एयर जाती है, उसके बाद आपका ये यहाँ पर रेनफॉल होता है। ये हो गई आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल।
ये टाइप ऑफ रेनफॉल हैं। वार्म एयर इस तरीके से ऊपर जाती है, क्लाउड फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फिर आपकी रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइल्ड trail behind them. The moisture from these engines condenses. We see trail on it this condensed moisture from some time when there is no air movement to disturb it. Participation that comes down to the earth in liquid form is called rain. मतलब जो ये liquid form में जो ज़मीन पर आता है इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप rain बोलते हैं. Most of the ground water come from rain water. Plants have preserved water. Plants क्या करते हैं? water को preserve कर लेते हैं. When tree on hillside are cut, rainwater falls down and bare mountains and cause फ्लोटिंग ऑन लो लाइंग एरिया। अब आप देखते हैं ना कि वहाँ पर पहाड़ खिसक गया या ये हो गया, तो जब आप माउंटेन्स पर आप ट्रीज़ को कट कर देते हैं तो जो रेन की वजह से जो उन्होंने वाटर होल्ड कर रहा होता है वो एकदम से नीचे आ जाता है, जिससे क्या होता है लैंडस्लाइड हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। जो मैंने अभी आपको बताया 3 टाइप्स के रेनफॉल यहाँ पर होते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। ये तीनों आप इसमें इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये रेनफॉल जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, और ये क्या करता है अर्थ की सरफेस पर भी फ्रेश वाटर लेता आता है। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, अगर बरसात कम होगी, वाटर स्कैर्सिटी एंड ड्रॉट अक्योर्स, मतलब क्या होता है कि सूखा पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इफ़ अदर हैंड्स इट इज़ मोर फ्लड लाइक प्लेस, और ये बहुत ज़्यादा जब गर्मी बढ़ जाएगी ये सारी चीज़ें, तो ये क्या होता है एक तरीके से क्लाइमेट चेंज ही हो गया। अदर फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन आर स्नो स्लेट हेल, मतलब ये अलग अलग इसकी फॉर्म्स है। तो ये जो आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इस चैप्टर में से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आप चैप्टर को रिवाइज ज़रूर करिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज आप खुद से करिएगा, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।